इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है। सेम 2 के एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ मई। यू आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पास 1 महीना बाकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये है, अभी मेरे 3 सब्जेक्ट डाउन है, M1 BEE मिक। किसी को और भी कम हो सकते हैं। सेम 1 के जो मेन पेपर्स थे, मैथमेटिक्स 1, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिज़िक्स तो बहुत लोग का निकल गया होगा, केमिस्ट्री भी निकल गया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिनके ये भी सब्जेक्ट में केटी हो सकती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1 के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, BEE के ऊपर या फिर मैकेनिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, तो इन तीनों में से 3 सब्जेक्ट या फिर 3 में से 2 सब्जेक्ट रह गए होंगे। तो अभी आगे क्या? अभी बहुत ज़्यादा डर लग गया होगा कि अभी सेम 2 में क्या होगा, बिकॉज सेम 2 में तो मैथमेटिक्स और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सेम 1 में जो मैथमेटिक्स था वो डेरिवेटिव के ऊपर बेस था। कुछ हेल्पफुल टॉपिक्स थे जैसे मैट्रिक्स था, इनसे पास होने की आशंका बढ़ गई थी। जैसे इसमें सीरीज़ एंड एक्सपांशन था, उससे पासिंग ज़्यादा आसान हो गई थी। लेकिन M2 में यहाँ टेस्ट हो रहा है आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन, DUIS में इंटीग्रेशन आता है, बीटा गामा में भी इंटीग्रेशन आता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो सब कुछ तो इंटीग्रेशन से भरा हुआ है। मतलब अगर आप 120 मार्क का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें 80 मार्क्स में से, ये तो विद ऑप्शन 120 है ना, तो अगर 40 मार्क देखोगे तो डबल इंटीग्रेशन का ही 40 मार्क्स है। बाकी रेक्टिफिकेशन का और एक 8 मार्क्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन के 2 एग्जांपल्स आते हैं, मतलब वो 12 से लेके 14 मार्क्स। तो अप्रॉक्स 60 मार्क्स तक तो इंटीग्रेशन से भरा हुआ है ना। तो अभी डर का माहौल इसलिए है बिकॉज 3 डाउन हो, M1 BEE में ये सब्जेक्ट का भी KT आ गया, राइट। और रिवेल में नहीं निकला, रिवेल में डाला था। ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जिनके रिवेल के रिजल्ट्स आ गए और उनके कुछ सब्जेक्ट निकल गए, लेकिन अपना नहीं निकल रहा है, अपना उल्टा मार्क्स कम हो के आ गया। अगर 25 मार्क था सपोज़ मैथ्स में और 32 चाहिए था, तो 7 मार्क बढ़ जाने के बजाय क्या हो गया, इसमें मार्क्स और कम हो गए। तो ये रिवेल में हुआ। अब डर ये होगा कि अभी आगे क्या होगा ना, क्या ड्रॉप लग जाएगा? हाँ, देखिए ड्रॉप तो नहीं लगेगा, ड्रॉप तो नहीं लगेगा बिकॉज आपके पास और भी एक सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर और है आपके पास। जो आप सेम 2 दे रहे हो ना, ये सेम 2 में अभी भी आपके पास चांस है। वो अगर सपोज़ इस सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट रह गए हैं और इस सेमेस्टर के ये 5 सब्जेक्ट, मतलब 8 सब्जेक्ट देने हैं, राइट। तो अभी ये 8 सब्जेक्ट है टोटल। चलो मान लेते हैं इस सेमेस्टर के 5 और पिछले जो है वो 3, तो कितने हो गए, 8 सब्जेक्ट हो गए। अगर आप अभी 8 सब्जेक्ट देते हो, वो पहले 3 KT निकाल लेते हो, ठीक है, बताऊंगा ये निकालना कैसे है, उसका भी अप्रोच बताऊंगा। और इस 8 सब्जेक्ट में से ये जो 5 सब्जेक्ट रह गए, उसमें से आप निकाल लेते हो M2 ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। और सपोज़ इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, वैसे लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि अगर इसका पढ़ाई नहीं किया है और इसका KT रह गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो रहेगा वो पहले निकालो, जो डिफ़िकल्ट रहेगा उसको पहले हटाओ, ठीक है। इजी वाले तो हो ही जाएंगे, जो डिफ़िकल्ट है उसको पहले गोली मारो, उसको हटाओ पहले। इन सब्जेक्ट की KT अगर रहेगी ये वाले, हाँ, पहले उनको हटाओ। डिफ़िकल्ट है, अगर एक बार पीछे पड़ गया ना तो बार बार पीछे पड़ेगा, फिर डर बिठा देगा, आगे बढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। तो इसलिए डिफ़िकल्ट से पहले निकालो, ठीक है। तो अभी करना क्या है आपको, पहले तो थोड़ा मन को शांति दो कि 5 KT अलाउड है और इंटरनल जो है वो 3 अलाउड होते हैं। ओवरऑल देखो 8 है ना, अभी सपोज़ 8 देना है तुम लोग को, तो मैंने क्या बोला, 5 KT अलाउड है, 5 KT अलाउड है। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में जाना है, थर्ड सेमेस्टर मतलब कौन सा, सेकेंड ईयर में जाने का है, तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए 5 KT लेके जा सकते हैं थियोरेटिकल पेपर, और 3 इंटरनल लेके जा सकते हैं। इसकी आशंका बहुत कम होती है कि इंटरनल लग जाए। और देखो अगर आप किसी सब्जेक्ट में ना 40 से ज़्यादा स्कोर कर लेते हो, जो 80 मार्क के वाले पेपर है ना, अगर 40 से ज़्यादा स्कोर कर लेते हो तो इंटरनल KT को हटा देते हैं। अगर इंटरनल KT भी लग गया होगा ना, उसको भी हटा देते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट होता है सर फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में। सपोज़ चलो आप ना जो फर्स्ट ईयर की KT है, फर्स्ट ईयर की KT कौन कौन सी हो सकती है, सेम 1 या फिर सेम 2 की हो सकती है। तो ये सेम 1 की KT हो सकती है या फिर सेम 2 की KT हो सकती है। तो ये जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है ना, वो थर्ड ईयर में लेके नहीं जा सकते। तो थर्ड ईयर मतलब कौन सा, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, राइट। तो फिफ्थ सेमेस्टर में
फर्स्ट सेमेस्टर की या फिर सेकेंड सेमेस्टर की केटी लेके नहीं जा सकते। तो फर्स्ट सेमेस्टर की केटी क्लियर करने के लिए और फर्स्ट और सेकेंड का केटी क्लियर करने के लिए आपके पास फोर्थ सेमेस्टर के एंड का टाइम है, राइट। मतलब अभी देखो, मान लो अगर आपके भी M1 में केटी है, मान लो M1 में आपको केटी है, ठीक है। तो अभी आपके पास कौन सा टाइम है, ये जो सेम 2 है, तो सेम 2 आपको एक चांस देगा ये M1 का केटी निकालने का, फिर सेम 3 में भी चांस मिलेगा M2 का M1 का केटी निकालने का, बराबर। तो ये जो था ये पहला चांस था, मतलब जब केटी नहीं लगा था, ये फ्रेश अटैम्प्ट था, तो उसको हम एक गिन लेते। सेम 2 ये दूसरा अटैम्प्ट हो गया, और सपोज सेम 3 में भी नहीं निकला तो ये थर्ड अटैम्प्ट हो गया, और सेम 4 में वापस एक और अटैम्प्ट होगा, वो फोर्थ अटैम्प्ट होगा। तो ये जो होता है ना, मतलब ड्रॉप लगने से पहले वाला अटैम्प्ट, उसको बोलते हैं गोल्डन अटैम्प्ट, क्योंकि अगर ये लग गया तो ड्रॉप ही है ना, उसके पहले वाला होता है सिल्वर। समझा। और अगर मान लेते हैं, अभी चलो अभी सेम 2 की बात करते हैं। अभी सेम 2 के अगर सपोज आपको M2 में केटी लग गया, तो अगर M2 में केटी लगा आपको कितना चांस मिला, ये एक फ्रेश चांस होता है, फिर उसके बाद सेम 3 में दोगे, फिर उसके बाद सेम 4 में दोगे, तो M2 के लिए कम चांस मिलता है, M1 के लिए 1 2 3 4 चांस मिल गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं, और सेम 2 के लिए आपको कम चांसेस मिलते हैं, 3 ही चांस मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिल्वर गोल्डन का फ़र्क, समझ में आया। गोल्डन से पहले वाला जो अटेम्प्ट है उसको सिल्वर बोलते हैं। तो क्लियर है भाई कि अभी जो सेम 1 का सब्जेक्ट है वो आप सेम 1 क्या, या फिर सेम 1 और सेम 2 का सब्जेक्ट आप सेम 3 मतलब 5 में लेके नहीं जा सकते, थर्ड ईयर में लेके नहीं जा सकते, अलाउड नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, अप्रोच देखते हैं कि अगर सेम 1 में केटी तो उसको कैसे क्लियर करने का, ठीक है। और एक और चीज़ तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सोचते कि अरे पेपर टेक चेक का होते, तो फर्स्ट ईयर का पेपर और फोर्थ ईयर का पेपर, ठीक है, ये जो फोर्थ ईयर और फर्स्ट ईयर के पेपर है ये चेक होते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज का हस्तक्षेप नहीं होता इसके अंदर। सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का पेपर जो है वो कहाँ चेक होता है, वो कॉलेज में ही चेक होता है। अब बच्चे बोलेंगे अरे सर पेपर कहाँ से बन के आते हैं, पेपर्स बन के आते हैं MU से, सारे पेपर्स MU से ही बन के आते हैं। जो भी आप थ्योरी पेपर लिखते हो ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देते हो, सेम एग्ज़ाम्स देते हो ना, वो सारे पेपर्स बन के आते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से, समझे। चलो तो अभी आगे बढ़ के हम तुम्हें गाइडेंस देने का कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ना समझना है कि अरे ऐसे कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी मेरे से क्या चाहता है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी तुमसे क्या चाहता है ना, चलो M1 की बात करते हैं। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी तुमसे चाहता है कि ना तुम पहले अच्छे से डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कर लो, ठीक है। अभी ये देखो, ये जैसे कुंभोश्वर की बुक है सेम 1 की, तो इसमें क्या है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता होना ही चाहिए, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर ये तो पता होना ही चाहिए, बिकॉज यही सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। पूरा पेपर उठा के देखोगे ना तो समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन ही पूरा भरा हुआ है सेम 1 में। तो वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट्स है ना, कौन से कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। तो डेरिवेटिव के ऊपर उन्होंने क्या क्या पूछ लिया, पार्शियल डेरिवेटिव पूछ लिया, ठीक है, फिर होमोजीनियस फंक्शन पूछ लिया, फिर उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पूछ लिया, फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ सीरीज है ना, उसमें भी आ रहा है, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशन है उनकी कि डेरिवेटिव तो अच्छे से आए। फिर अलग से एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या टॉपिक्स है, लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, फिर हाइपरबोलिक फंक्शन वाला एक टॉपिक है, फिर रियल एंड इमेजिनरी वाला टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड हैं वो समझो कि यूनिवर्सिटी तुमसे चाहता क्या है। फिर उसके बाद मैट्रिक्स है, तो आपको नंबर्स का कैलकुलेशन आना चाहिए। तो उनको R2 - R1 बराबर, फिर उसके बाद मैट्रिक्स होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्टडी करना है, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस है। ये सारी चीज़ें तुमसे एक्सपेक्ट हो रही है, तो क्यों नहीं करते हो ना। तो तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो करो, पहले उस बेसिक्स के ऊपर काम करो। अब उसके बाद देखो, अभी ये पेपर जो है ये मैकेनिक्स का पेपर है, तो मैकेनिक्स का पेपर तुमसे क्या चाहता है पहले वो समझो। मैकेनिक्स का पेपर तुमसे चाहता है कि तुम पहले रिजल्टेंट निकालना तो समझो, रिजल्टेंट निकालने तो आना चाहिए, हाँ। तो उसके बाद देखो और क्या चाहता है ये, कि फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स हो ना, जिसमें देखो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को आप सपोज एक बॉक्स है,
ठीक है, तो उसका वेट कहाँ एक्ट हो रहा है, उसकी मोशन किस तरफ जा रही है, हाँ, फिर उसका जो वेट है वो वेट डाउनवर्ड कैसे बनाना है, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो रिजोल्यूशन करने आना चाहिए। रिजल्टेंट चाहता है मतलब क्या, वो चाहते हैं कि आपको रिजोल्यूशन करने तो आना चाहिए। तो ये सब हो गया स्टैटिक में। डायनामिक्स में आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, इनके इक्वेशन लिखने आने चाहिए। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, रिजोल्यूशन ही तो हो रहा है, तो रिजल्टेंट, रिजोल्यूशन। उसके बाद फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बाद लैडर के एग्जांपल्स है, सेंट्रॉइड, ये तो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो ये जो एक्सपेक्टेड चीज़ है ना, उसको पहले समझो, इनके ऊपर टारगेट करो, फोकस करो इनके ऊपर करने का। फिर उसके बाद BEE में क्या चाहते हैं ना, अभी अगर BEE की बातें करेंगे तो BEE में क्या क्या देखो, अब इसमें इस पेपर में ये जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनके अंदर देखा जाए तो BEE के ऊपर आते हैं। ये देखो, तो BEE में क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप जो DC करोगे ना, DC, तो DC कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का तो DC आ जाता है, कभी कभी 40 से ज़्यादा भी हो जाता है। तो DC में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, DC में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने तो आए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए, दो ब्रांच के बीच का रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए, फिर इसके बाद आपको KCL लगाने आना चाहिए, फिर आपको KVL लगाने आना चाहिए। अगर ये हो गया, उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, नोडल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद मैश एनालिसिस आना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है। AC तो छोड़ दो, चलो AC तो बात की बात है, पहले DC तो करो, फिर DC के कॉन्सेप्ट ही AC में यूज़ होने वाले, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे, देखो सुपर पोजिशन थ्योरम है, SPT के ऊपर एग्जांपल्स है। तो SPT में क्या यूज़ हो रहा है आपका, बेसिकली KCL KVL के एग्जांपल जो है वही यूज़ होने वाले। फिर उसके बाद हम एक करंट सोर्स को किस तरह से एक वोल्टेज सोर्स में चेंज करते हैं वो आना चाहिए आपको, है ना। फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, फिर नॉर्टन्स थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम आना चाहिए, थेवेनिन्स थ्योरम आना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है, इतना तो करके जाओ अच्छे से। ये देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये तो फिर AC का प्रॉब्लम है। देखो मैं कह रहा हूँ, अगर DC अच्छे से कर लोगे ना, AC आसान हो जाएगा, पहले DC अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने बना के रखे हैं पहले से। कोई डाउट वगैरह हो तो लेट मी नो, मैं आपके लिए और एक अच्छे से गाइडेंस वीडियो बना दूंगा। और परेशान नहीं होना, एक और अटेम्प्ट आपके पास पड़ा हुआ है। देर आर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, बहुत उसके बाद भी है, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि इसी सेमिस्टर में सारे सब्जेक्ट निकल जाए और फ्रेशली हम लोग किसके लिए प्रिपेयर करें, हम थर्ड ईयर में जब जाएंगे, सॉरी हम सेकेंड ईयर में जब जाएंगे। मैं थर्ड ईयर में, इसमें क्या होता है ना, बोलने में मुझे थर्ड सेम बोलना होता है। तो अभी अगर हम थर्ड सेम में जाएंगे तो फ्रेश जाने चाहिए ना, क्यों KT का बर्डन लेके जाए, है कि नहीं। तो KT का बर्डन लेके जाना ही नहीं है, इसीलिए इसी सेमिस्टर में ट्राई करो, सेम 2, जो फर्स्ट ईयर का सेम 2, उसी में ट्राई करो कि क्लियर कर दे। कुछ भी डाउट हो, गाइडेंस चाहिए हो, लेट मी नो, ओके। वीडियोस है हमारे चैनल पे, वो वीडियोस आप देख सकते हो। एग्ज़ाम टाइम पे हम लाइव लेक्चर्स भी करने वाले हैं, एग्ज़ाम टाइम पे हम लाइव लेक्चर्स भी करेंगे, ओके। और वो लेक्चर्स आपको अटेंड करने होंगे सो दैट आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, आप ऑल क्लियर्स सेकेंड ईयर में जाओ। फिर सेकेंड ईयर में जो M3 है वो तो फिर आपका पीछे छोड़ेगा नहीं, अगर आपका M2 अच्छा नहीं है। M2 अभी अच्छा होगा जब आपका M1 अच्छा था, M1 अच्छा था तो M2 अच्छा जाएगा, और M2 और M1 अच्छे जाएंगे तो M3 में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो, आपके लिए इतना ही बस, अच्छे से प्रिपरेशन करो। कुछ डाउट हो, कुछ वीडियोस देखने हो तो आप देख सकते हो, इस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस है, अभी डबल इंटीग्रेशन के वीडियो मैंने डाले हुए हैं, और कुछ इजी टॉपिक्स भी है वो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। चलो, प्रिपरेशन करो अच्छे से और टेंशन मत लो, अभी भी टाइम है।